हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक बार किताब खोल के हम उसके बारे में पढ़ें। तो इसीलिए इस क्लास को देखने से पहले मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग अपनी किताब खोलकर इस चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की शुरुआत, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। तो क्लास 9th में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी है कि राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ही हुई थी। अब राष्ट्रवाद की शुरुआत से पहले क्या होता था कि देश को राजा के बराबर माना जाता था, यानी कि जो देश है वही राजा है और जो राजा है वही देश है। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ कि देश को जनता माना गया, यानी जो जनता है वो देश है और जो देश है वही जनता है। अब राष्ट्रवाद की शुरुआत दो विचारों से आया। पहला ला पात्रे यानी कि देश, और दूसरा ले सिटोयन यानी कि नागरिक। जैसे कि ऊपर बताया, देश इज इक्वल टू जनता या नागरिक। राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग हुआ, यानी कि जो नेशनल सिंबल्स थे उनका उपयोग होना शुरू हो गया, जिसमें आता है तिरंगा झंडा, ट्री कलर, ठीक है, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम और राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाने लगे। अब इसके बाद संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिससे क्या होता है कि नागरिकों को अधिकार मिलना शुरू हो गया। नेपोलियन और राष्ट्रवाद का फैलाव, नेपोलियन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में नेपोलियन का शासन शुरू हुआ। अब नेपोलियन अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए युद्ध लड़ता था और जिन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में करता था वहां वो अपना शासन शुरू कर देता था। तो 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू करी, यानी कि एक नेपोलियन कोड, जिसे हम नेपोलियन कोड कहेंगे, वो लागू करा। अब इस नेपोलियन कोड की विशेषता ये थी कि इसमें कानून के सामने सब बराबर थे, यानी कि कानून के लिए सब बराबर होंगे। और दूसरा, इसने सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया था। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फैक्टर भी थे कि ये नेपोलियन कोड लागू होने के बाद टैक्स बहुत बढ़ गया और आज़ादी लोगों की कम हो गई। अब इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में अपने देश के लिए भावना, नेशनलिज्म और ज़्यादा ही मजबूत हो गई। वियना कांग्रेस 1815 में नेपोलियन की हार के बाद एक बैठक हुई जिसके मुख्य नेता थे मेटरनिख। अब इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि उन क्षेत्रों के, यानी कि जो यूरोप पहले बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, उनके पुराने राजाओं को वापस लाना और यूरोप में एक संतुलन बनाए रखना, यानी पावर को बैलेंस कर देना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को दबाया गया, यानी इस बैठक के बाद से राष्ट्रवाद को और लोकतंत्र को दबाया गया। अब अगला पॉइंट है उदारवाद और राष्ट्रवाद, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। उदारवाद को समझते हैं, यानी उदारवाद का क्या मतलब है। उदारवाद तीन चीज़ों से मिलकर बना है, आज़ादी, समानता और अधिकार। यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, बोलने और लिखने की आज़ादी सभी को होगी और वोट का अधिकार सभी को होगा, जो कि शुरुआत में सिर्फ पुरुषों को मिला था। इसी में एक पॉइंट है आर्थिक उदारवाद, जिसके अंदर आता है मुफ्त व्यापार, यानी कि फ्री ट्रेड, यानी व्यापार पे कोई भी टैक्स ना लगे। और दूसरा आता है टैक्स और कस्टम ड्यूटी कम हो, जिसके लिए एक व्यापार संघ भी बनाया गया जर्मनी में, जिसे जॉलवेरिन कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1830 और 1848 की क्रांतियां, रेवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। अब 1830 में क्या हुआ कि फ्रांस से राजा को हटाया गया और ग्रीस को आज़ादी मिली, और 1848 में पूरे यूरोप में विद्रोह हुए। फ्रांस में रिपब्लिक बना, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन वोट का अधिकार उनको अभी भी नहीं मिला। और इसी 1848 में उदारवादियों की क्रांति, लिबरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जर्मनी के एकीकरण में जिस नेता ने मुख्य भूमिका निभाई वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क। इनकी नीति थी खून और लोहा, ब्लड एंड आयरन। इन्होंने 3 युद्धों के जरिए एकीकरण किया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि 1871 में जर्मनी एक देश बना और वहाँ के सम्राट बने कैसर विलियम। अगला पॉइंट है इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पहले इटली भी कई हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन इटली के एकीकरण में जिन नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई वो थे मैजिनी, कैवुर और गैरिबाल्डी। जिसमें मैजिनी ने विचार दिए, कैवुर ने योजनाएं बनाई और गैरिबाल्डी ने युद्ध लड़ा। और 1861 में इटली एक राष्ट्र बना। राष्ट्रवाद के प्रतीक, विजुअलाइजिंग द नेशन। राष्ट्र को दिखाने के लिए महिला आकृति बनाई गई, यानी कि एक फीमेल एलिगोरी बनाई गई राष्ट्र को दिखाने के लिए, जिसमें फ्रांस में मैरियन
और जर्मनी में जर्मानिया नाम से जाना गया। इसी आकृति में टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक थी और ओक पत्तियां शक्ति का प्रतीक बनी। इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने समझ लिए। तो आइए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई फ्रांसीसी क्रांति से। नेपोलियन ने सुधार तो लाए लेकिन उसने प्रजा पर नियंत्रण बना लिया। वियना कांग्रेस जो पुराने राजाओं की वापसी चाहती थी। 1848 की क्रांति में अधिकारों की मांग शुरू हुई। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करा और मैजिनी ने राष्ट्रवाद का विचार दिया। ये सभी थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी पढ़ना है तो आप चैनल पे जाके फ्रांसीसी क्रांति वाली क्लास देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उस क्लास पर पहुंच जाएंगे। और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को भी शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।